बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा से। MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, देश और दुनिया की कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आज आपके लिए लेकर आए हैं, आइए जानते हैं। आज दर्शकों सबसे पहले आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ट्रैप में फंसाया है। युद्ध की आग फिर से भड़क गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, और नेतन्याहू भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। उन्होंने भी लेबनान में अटैक शुरू कर दिए हैं। इसके बाद आपको बताऊंगा दर्शकों, एक और बड़ी खबर देख रहे हैं आप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को आज चैलेंज कर दिया है, सद्बुद्धि वाला चैलेंज। कहा है अखिलेश यादव राम मंदिर में दर्शन के लिए जाए, तो क्या अखिलेश यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनौती स्वीकार है? बताएंगे आपको। इसके बाद बात करेंगे दर्शकों, राम मंदिर पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। चंपत राय को चोरी की जानकारी थी, आखिर उन्होंने चढ़ावा चोरी पर चुप्पी क्यों साधी? सीसीटीवी में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है दर्शकों। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हीट वेव, भारत में बारिश नहीं हो रही है, और यूरोप में आपको पता है गर्मी की वजह से 1000 लोगों की मौत हो गई। सोचिए आप, भारत में भी मॉनसून कब आएगा, आप लोगों को भी इंतजार है। आज आपको बताऊंगा कि गर्मी से राहत कब मिलेगी और बारिश कब आएगी। इसके बाद बात करेंगे दर्शकों मुहर्रम पर। आपने देखा कई जगह बवाल हुआ, लेकिन अब बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। कहां कहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ, योगी फोर्स ने क्या एक्शन लिया, इसकी भी डिटेल्ड रिपोर्ट आज आपको देने वाले हैं। और बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो आतंकवादियों को पालता है, लेकिन वहां मुनीर के पालतू आतंकी कराची में ही धमाका कर रहे हैं। और आपको बताऊं, पाकिस्तान भारत पर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन भारत ने करारा जवाब दिया है। और दर्शकों, आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। अभी अभी तो खबर आई थी कि डील हो गई है, अमेरिका और ईरान बात करेंगे। लेकिन मैं पहले से ही कह रहा था दर्शकों कि ट्रंप ट्रैप में फंसाते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, और ये मैं नहीं, आप लोग भी जानते, दुनिया जानती। लेकिन ट्रंप ने ईरान को कैसे ट्रैप में फंसाया, और नेतन्याहू की क्या डील है, क्या तैयारी है, पूरी जानकारी आज आपको दूंगा। उससे पहले देखिए, मिडिल ईस्ट में फिर से बम और बारूद दिखाई दिया। दर्शकों, आज आपको बताता हूं मैं कैसे अमेरिका ने ईरान को ट्रैप में फंसाया। दिखाइए पहली तस्वीर, ये देखिए आप, ईरान में फिर से तबाही शुरू हो गई है। देख रहे हैं आप, ये तबाही का मंजर ईरान के कई शहरों में दिखाइए फुल फ्रेम, एम्बियंस सुनाइए इसका। दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं ईरान पर कैसे अटैक किया। ईरान के जो रडार्स थे उन पर बमबारी की। ये एआई तस्वीर के जरिए समझिए कैसे अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाया। दिखाइए जरा। दिखाता हूं
हमला करने के लिए यूएस ने पूरी तैयारी की। ऐसा लगा कि यूएस ने अपने युद्धपोतों को शिफ्ट कर दिया, लेकिन अब वहां से अपने फाइटर जेट को एक्टिव कर दिया है। दिखाइए जरा इसे फुल फ्रेम, एमएन सुनाइए। ये जंग क्यों भड़की है दर्शकों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एलपीजी टैंकर पर हमला हो गया और यहीं से विवाद बढ़ा और जो एग्रीमेंट था वो टूट गया दर्शकों। यानी शांति समझौता टूटा और धमाके शुरू हो गए। सुनवाइए एम्बियंस। लेकिन दर्शकों ये धमाके हो रहे हैं और ये धमाके क्या फिर से युद्ध को भड़का देंगे? क्योंकि आप देखिए इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है गाजा पर। इसको दिखाइए कैसे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। जैसा डर था वैसा ही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दर्शकों फिर से अटैक कर दिया। ईरान घबरा रहा है। क्या फिर से एक बार युद्ध शुरू होने वाला है? दिखाऊंगा आपको, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। दस दिन की डील और 10 ठिकानों पर तबाही बता रही है कि शांति समझौते के नाम पर ट्रंप ने ईरान की मौत लिख दी है। पानी में छिड़ी ये जंग ईरान में आग बनकर बरस रही है। मिलिट्री साइट, ड्रोन सेंटर, रडार, सब कुछ धुआं धुआं हो गया। खलीफा फिर बंकर में भाग गया। तबाही का ये मंजर ईरान से लेबनान तक जारी है। उधर अमेरिका ने बम बरसाने शुरू किए, इधर नेतन्याहू की फौज आतंक की सफाई में जुट गई। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या शांति समझौता ट्रंप का कोई ट्रैप था? क्या ईरान के खात्मे की स्क्रिप्ट ट्रंप छिपाए बैठे हैं? क्या हॉर्मुज में लगी आग अब कभी ठंडी नहीं हो पाएगी? लेकिन दर्शकों, आखिर यह युद्ध एकाएक फिर से क्यों शुरू हो गया? एग्रीमेंट टूटा तो इसकी वजह क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस मसले को लेकर हुआ क्या है। सबसे पहले तो जानिए ईरान शांति समझौता जो ईरान और अमेरिका में हुआ वो 10 दिन में टूट गया। दर्शकों, अमेरिका ने ईरान में 10 ठिकानों पर बड़े हमले किए। ये हमले ईरानी ड्रोन साइट्स और रडार सिस्टम पर हुए हैं। दर्शकों, अमेरिकी हमलों से ईरान में भारी तबाही के दावे किए जा रहे हैं। वहीं ट्रंप ने ईरान पर हमलों की जानकारी देते हुए लिखा है, सुनिए जरा दर्शकों। वो लिखते हैं, लगता है ईरान कभी सुधरेगा नहीं, हम और संयम नहीं बरत पाएंगे। वो आगे कहते हैं, अगर ईरान नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। दरअसल जंग की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी हमले के बाद हुई है। ईरान ने क्या किया दर्शकों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तेल टैंकर था जिसका नाम था MT किकू। इस पर ड्रोन से हमला कर दिया। हमले के बाद ईरान ने धमकी दी कि अनुमति ना लेने पर ऐसा ही होगा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जवाबी हमले का इशारा भी किया। यूएस फाइटर जेट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान में करीब 1 घंटे तक बम बरसा है। ट्रंप ने कहा ईरान ने युद्ध विराम तोड़ा है, इसलिए कार्रवाई की गई है। जबकि हमलों के बाद ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी। लेकिन अगर आप यहां देखें दर्शकों, तो गलती तो पहले ईरान ने की, क्योंकि ईरान ने तेल टैंकर पर हमला किया। अब वाकई क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए जिम्मेदार हैं या फिर ईरान? सुनिए IRGC इस पर क्या कहती है। दुश्मन अहद शिकनी हस्त। अमेरिका ने अपना वादा तोड़ा है, वो धोखेबाजी है।
साफ है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। वे बातचीत के दौरान किसी भी समय सीज़फायर का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम भी बता देना चाहते हैं कि अगर अमेरिका अपना वादा तोड़ता है और फिर से सीज़फायर का उल्लंघन करता है तो हम पहले से कहीं ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब देंगे। लेकिन दर्शकों, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो युद्ध विराम होगा नहीं, शांति होगी नहीं। इसे लेकर हमने एक्सपर्ट से सवाल किया है, वो क्या कहते हैं सुनवाता हूं आपको। अमेरिका ने ईरान के आइलैंड्स के रडार सिस्टम पर, कम्युनिकेशन सिस्टम पर, ड्रोन और मिसाइलों के लॉन्च पैड पर, कोस्टल बैटरीज के ऊपर हमला किया। ईरान ने पनामा के, सिंगापुर के और जहाजों के ऊपर हमला किया जो ट्रांजिट से गुजर रहे थे। ये दोनों हमले ये दिखाने के लिए किए गए थे कि अब और हमला ना करें, अन्यथा हम इससे भी बड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन दोनों में से कोई भी MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को तोड़ना नहीं चाहता। कारण ये कि अगर ईरान ऐसा करता है तो वो दुनिया में खलनायक की पोजीशन में आ जाएगा, और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे। दर्शकों, आपने तस्वीरें तो देख ली, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि यह टारगेटेड हमला था, यह हवा में नहीं किया गया। मैं आपको बताता हूं, अमेरिकी सेंटकॉम ने, ये यूएस सेंटकॉम ने वीडियो जारी किया, देखिए आप। यानी पहले रडार्स को देखा गया और वहीं पर जाकर टारगेटेड अटैक किया गया। दिखाइए जरा, इसे फुल फ्रेम दिखाइए। तस्वीर आपने देख ली, लेकिन IRGC क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे और अमेरिका जान ले कि इस बार हमला और ज्यादा घातक होगा। दिखाइए जरा। ईरान ने इधर चेतावनी दी दर्शकों, और उसका उदाहरण भी सामने आ गया। अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइल दागी है, हालांकि दावा किया जा रहा है ये मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली गई है। दिखाइए जरा इसे, यानी इसे जाना कहीं और था, इसे कहीं और गिराया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है दर्शकों, जब जब मिडिल ईस्ट में तनाव होता है, कई सारे ऐसे देश हैं जो उस समय काफी ज्यादा घबराहट में रहते हैं, जिनमें से कुवैत और बहरीन सबसे बड़े नाम हैं। अमेरिकी हमलों से ईरान बिलबिला उठा है, दोनों ने एग्रीमेंट फाड़ दिया। देख रहे हैं आप, इधर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब में IRGC ने कुवैत और बहरीन पर हमले किए। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान के टारगेट पर इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस थे। हालांकि कुवैत में सेना ने दावा किया कि ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन IRGC इससे इतर दावा करती है, अलग दावा। वो दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, आने वाले दिनों में US बेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद करने की तैयारी की। यह ईरान की रणनीति है दर्शकों। IRGC और विदेश मंत्री ईरान के दोनों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दुनिया को धमकी दी। IRGC ने कहा कि US का हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, ईरान के नियंत्रण को कमजोर नहीं कर पाएगा। वहीं अब्बास अराक्ची ने US को, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देते हुए कहा, US के हमले हुए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना असंभव हो जाएगा।
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जिम्मेदारी केवल ईरान की है। कोई तीसरा देश इसमें घुस नहीं सकता। यानी समझौते के 10 दिन के अंदर हालात पहले जैसे बन गए हैं और दोनों ने अपने अपने एग्रीमेंट को फाड़ दिया है। अब मैं आपको सुनवाता हूं इस मुद्दे को लेकर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची क्या कहते हैं। नहाद दिगरी या कश्वर दिगर अगर हालिया तनाव इसी प्रकार बना रहा तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना असंभव हो जाएगा। अमेरिका के साथ हुए समझौते के अनुसार हॉर्मुज के प्रबंधन की जिम्मेदारी केवल ईरान की है। अगर अन्य देश और पक्ष इसमें हस्तक्षेप करते हैं और अपना प्रबंधन स्थापित करते हैं तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसे समझिए जरा दर्शकों, अगर दोनों देश समझौते को मान नहीं रहे तो इसमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। यही सवाल हमने एक्सपर्ट से किया, उनका जवाब आपको सुनना चाहिए। दोनों के बीच में ना तो सीज फायर रुक पा रहा है, टिका हुआ है लेकिन वो रुक नहीं रहा, ना ही कोई अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात, ये युद्ध बार बार चीज़ों को तोड़ने का बनता जा रहा है। और अगर इसके पीछे देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर ईरान कहीं गिल्टी है तो उसकी IRGC गिल्टी होगी। इसलिए वो हमेशा हर मौका ढूंढेंगे कि चीज़ों को एस्केलेट कर दिया जाए और इस तरह की स्ट्राइक जो कि एक वेसल पर करी गई है हॉर्मुज में, वो उन्होंने नोइंगली करी होगी। इसी तरह US का भी एक इंटरेस्ट है। US नहीं चाहता कि ईरान के टर्म्स एंड कंडीशंस में कहीं पर भी वो स्ट्रांगली सामने आए, तो उसका ऊपर दबाव रखना चाहता है। और जो नज़र आ रहा है लोगों को कि ईरान जीत गया, वो उस गलतफहमी को तोड़ना चाहता है। अगर इस सीज़ फायर को आपने रखना है और इस सीज़ फायर से प्रोग्रेस करके आपने एक डील की तरफ जाना है तो टॉलरेट आपको एक दूसरे को करना पड़ेगा, एक दूसरे को एकोमोडेट करना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, इन सब में एक किरदार है जो इस युद्ध को खत्म होने ही नहीं देना चाहता। उस किरदार का नाम है इजराइल और उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन दर्शकों, नेतन्याहू की अलग रणनीति है। वो ईरान से दूर उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने हिजबुल्लाह पर फिर हमला किया। दिखाइए जरा कैसे हिजबुल्लाह के आतंकियों को चिन्हित करके मारा गया। देखा दर्शकों आप कैसे उस कार को टारगेट किया गया और उसे धमाका करके उड़ा दिया। गुस्से में इतना है इजराइल कि गाजा में फिर से हमले किए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, अटैक किया गया है। दोनों तस्वीर दिखाइए जरा, दोनों अटैक्स एक तस्वीर है। दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं गाजा में दिन और रात। ये रात का हमला तो आपने देख लिया, ये दिन का हमला देखिए। ये इजराइल का गुस्सा है, देखिए लोग कैसे भाग रहे हैं। दिखाइए फुल फ्रेम से। लेकिन इस हमले के बाद क्या स्थिति है देखिए आप जरा। हमले के बाद कई लोग मर गए, दावा किया जा रहा है, कई लोग घायल हैं। देखिए लोग घबराहट में कैसे भाग रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए इसे।
जो गाजा में हो रहा है वो नया नहीं है, लेकिन आप रणनीति समझिए दर्शकों यहां पर इजराइल की कैसी रणनीति है। एक तरफ वो हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनके निशाने पर गाजा है, यानी वो दुश्मन को उलझा रहे हैं दो जगह पर, एक लेबनान और दूसरी गाजा। एक तरफ ईरान पर अमेरिका का हमला हो गया है दर्शकों, दूसरी तरफ इजराइल ने पहले ही एग्रीमेंट फाड़ दिया और लेबनान पर अटैक शुरू कर दिया है। आईडीएफ ने नबाती अल फौका शहर पर 4 जगह बमबारी की। आपको बताऊं बेरूत, ख़याम, सीरियान और तैबे शहर पर हमले किए गए हैं। तो दूसरी तरफ गाजा में भी इजराइल ने हमला किया है। आपको बताऊं इजराइल ने यह हमले लेबनान से समझौते के ठीक बाद किए। 26 जून का वक्त था दर्शकों जब इजराइल और लेबनान में समझौता हुआ। जो नेतन्याहू फाड़ रहे हैं वही समझौता। समझौते के मुताबिक लेबनान की सेना पूरे देश पर असली कंट्रोल करेगी। हिजबुल्लाह को हथियार छोड़कर सैन्य ढांचे को खत्म करना होगा। हालांकि हिजबुल्लाह ने हथियारों को छोड़ने से मना कर दिया दर्शकों। दावा यह कि समझौता तोड़ने के बाद हिजबुल्लाह ने हमले शुरू किए, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने लेबनान पर बमबारी की। हालांकि ईरान ने धमकी दे दी अब कि लेबनान पर इजराइल अपने हमले तुरंत बंद कर दे। अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो समझौता टूट जाएगा। लेकिन नेतन्याहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दर्शकों। नेतन्याहू तो पहले दिन से चाहते हैं कि युद्ध खत्म ना हो। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया है जिसके तहत उन्होंने दावा किया है कि अब इजराइल दक्षिण लेबनान में जीते गए इलाकों को खाली नहीं करेगा। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब आईडीएफ वहां तब तक बैठी रहेगी जब तक कि पूरी लेबनान से हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। इसके लिए उसको पीठ पीछे अमेरिका का सपोर्ट है। तो अब शायद अमेरिका और इजराइल मिलकर फिर से लेबनान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वह अपनी आर्मी को फिर से ऑर्डर दे कि वह दक्षिण में जाए और हिजबुल्लाह को डी आर्म करे। लेकिन क्या लेबनान की आर्मी ऐसा कर सकती है? ऐसा लग नहीं रहा है। दर्शकों अगर ये युद्ध भड़कता है और ये युद्ध और ज्यादा भीषण होता है तो फिर से दुनिया में संकट बढ़ेगा। 12 खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए 27 में चुनाव होना है और उससे पहले यूपी में तैयारी भी हो रही है और जंग को लेकर वार पलटवार भी हो रहे हैं। लेकिन आज योगी ने अखिलेश को क्या चैलेंज दिया है आपको दिखाऊंगा। राम मंदिर में दान चोरी को लेकर क्या एक्शन हुआ है इसकी भी जानकारी दूंगा। उससे पहले ये तस्वीर देखिए। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए। कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से तुम्हें अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, इधर योगी आदित्यनाथ तो रामलला के दर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव को कह रहे हैं आप भी आइए। अब अखिलेश यादव दरगाह तो चले गए, क्या चुनाव से पहले 27 से पहले रामलला के दर्शन करेंगे? ये दोनों तस्वीर आपके सामने।
की निगाहें यादव नेशन योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज किया तो शायरी और कविताएं पढ़ने लगे और निशाना भी साधा। सुनवाइए जरा। नेशन फर्स्ट। चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई, देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर सियासी आरोप लग रहे हैं और उधर अयोध्या में चढ़ावा चोरों पर छापेमारी कार्रवाई हो रही है। सीएम के आदेश के बाद ये छापामारी कार्रवाई शुरू हो गई है। ये देखिए आप, ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, जगह जगह पर छापा मारा जा रहा है। आठ किरदार में से अविनाश शुक्ला एक है, टिन्नू यादव एक है। टिन्नू यादव के घर पर दावा किया जा रहा है कि आज फिर से कैश मिला है और इसी को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है, क्योंकि टिन्नू यादव इस पूरे मामले में पहले दिन से शक के घेरे में है। लेकिन साधु संत दर्शकों गुस्से में, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सुनवाइए जरा। और बाकी लोगों को 6-6 खासतौर पर इसका जो सरगना टिन्नू यादव है, तो टिन्नू यादव को फांसी की सजा हो और बाकी लोगों को 6-6 महीने की सजा हो, इसके बाद छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसमें जो मेन अभियुक्त है वो टिन्नू यादव है और इसका इतनी बड़ी दमंगई है कि इस अपराधी के नाम के आगे पुलिस को सिरी लिखना पड़ रहा है, तो इसलिए टिन्नू यादव को फांसी होनी चाहिए। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं यहां पर सरकार की तैयारी क्या है और अभी तक एक्शन कैसा हुआ है, क्योंकि योगी ने कहा है पाई पाई का हिसाब देना होगा। 10 ठिकानों पर आज छापेमारी की, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा दर्शकों। परिवार वालों के दस्तावेज भी खंगाले गए, कोई बचेगा नहीं। इधर आधार और पैन कार्ड भी ले लिया है। पैतृक आवास पर भी रेड डाली गई और परिजनों से 2 घंटे पूछताछ की। ये पूरी तस्वीर दर्शकों में आज आपको बताने वाला हूं, इसकी एक एक जानकारी दूंगा। कैसे एक्शन हो रहा है, कैसे सियासत हो रही है और कैसे चैलेंज दिया जा रहा है। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जिस माटी में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, जिस भूमि पर भव्य मंदिर बना, जहां 500 वर्षों के बाद अलौकिक धाम खड़ा हुआ, उस सनातन धर्म की अटूट आस्था के प्रतीक को बदनाम करने की साजिश को सीएम योगी ने फेल कर दिया है। टिन्नू गैंग के 8 विलन जेल में हैं, सलाखों के पीछे अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। उनके ठिकानों पर आज ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। योगी ने क्लियर कट आदेश दे दिया है, इन रामद्रोहियों से पाई पाई का हिसाब करेंगे, एक एक चढ़ावा चोर की कुंडली खंगालेंगे। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। राम मंदिर अब आस्था के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र भी बन गया। राम धन की लूट किसने दी छूट? अखिलेश यादव भी अपने अंदाज में अब सवाल पूछ रहे हैं। जो चोरी किया गया पैसा है, जो राम धन है, जो राम धन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। लेकिन दर्शकों मैं शुरुआत आज करना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ के चैलेंज से, क्योंकि ये चैलेंज आपको पता है चुनाव 2027 में, लेकिन उससे पहले ये चैलेंज शुरू हो गया है दर्शकों। आइए आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए। इधर योगी आदित्यनाथ है जो कह रहे हैं श्री रामलला के दर्शन करके तो आइए। चढ़ावा चोरी में अब सियासी एंगल भी तलाशे जाने लगे हैं दर्शकों। कैसे? चढ़ावा चोरी पर कार्रवाई से अखिलेश यादव खुश नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर एक साथ आज कई हमले किए। सीधे तौर पर अखिलेश के निशाने पर आज सीएम योगी और बीजेपी सरकार रही। उन्होंने कहा बीजेपी के लिए नेशन नहीं, डोनेशन फर्स्ट है। सुना है डोनेशन के तार कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं। इसके अलावा अखिलेश ने सनातन की रक्षा की बात कही। आज तेवर बदले बदले से थे, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को एक नया चैलेंज दिया। चैलेंज देते हुए योगी कहते हैं
अगर राम मंदिर की आपको इतनी फिक्र है तो एक बार प्रभु श्री रामलला के दर्शन कर लीजिए। क्यों नहीं जा रहे हैं आप? कम से कम श्री राम के दर्शन से आपको सद्बुद्धि आएगी। इसके अलावा अखिलेश यादव को एक और चैलेंज दिया गया। कहा कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन तो नहीं कर पाए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का अभियान ही आप शुरू कर दीजिए, चला लीजिए। हालांकि अखिलेश श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जवाब तो नहीं दे पाए दर्शकों। यानी 27 की लड़ाई अयोध्या से लेकर मथुरा पर शिफ्ट हो रही है। और आपको बताऊं, अगर ऐसा हुआ तो इस बार 27 की जंग बहुत ज्यादा दिलचस्प होगी। सुनिए जरा। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए। और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता आक्रोशित है और कई लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो सुना है कि डोनेशन के तार कर्नाटक से जुड़े हैं और महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं। अब दर्शकों सोचिए जरा, ये पूरा मामला जो है ये बढ़ता जा रहा है और इसमें खुलासे भी हो रहे हैं। तो जाहिर बात है कि सियासत तो होगी, लेकिन खुलासा दर्शकों एक चौंकाने वाला होगा। इस पूरे मामले को लेकर 8 लोग गिरफ्तार किए गए दर्शकों, और उसमें से एक है अविनाश शुक्ला, जिसके ठिकाने पर छापा मारा गया। दिखाइए जरा इसे। दावा किया जा रहा है कि 5 जून की रात में 8:15 बजे की तस्वीरें जब पुलिस ने कार्रवाई की, यानी चंपत राय को पहले से ही इस पूरी घटना की जानकारी रही। क्योंकि दावा किया गया दर्शकों, आइए जरा, चंपत राय ने पुलिस से भी शिकायत की थी 20 दिन पहले दर्शकों, और यहां अविनाश के घर पर 6 घंटे तक आज छापेमारी हुई है। इसे भी जरा दिखाइए, एम्बियंस सुनाइए इसका। लेकिन दर्शकों, चंपत राय का अभी तक बयान नहीं आया। चंपत राय को अगर पहले से जानकारी थी, उन्होंने पुलिस में शिकायत की, तो फिर वो सामने आकर कैमरे पर क्यों कुछ नहीं कहते? यही अब पूछा जा रहा है कि इसमें उनकी भूमिका कैसी है और उसकी वजह क्या रही। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ दर्शकों। दावा है कि गड़बड़ी की जानकारी ट्रस्ट को यानी चंपत राय को पहले से थी, जिसके चौंकाने वाले सबूत 5 जून के फुटेज में मिले हैं। 5 जून को चंपत राय पहुंचते हैं पुलिस के पास और शिकायत करते हैं कि ट्रस्ट को अविनाश शुक्ला पर चढ़ावा चोरी का शक है। वो अविनाश पुलिस की गिरफ्त में है, उसने चोरी की है, और इस शक पर पुलिस जांच के बाद मोहर भी लगती है दर्शकों। अविनाश शुक्ला के पास से 5 लाख कैश बरामद किया जाता है, जिसके बाद आरोपी अविनाश शुक्ला को हिरासत में लिया गया। बावजूद इसके चंपत राय ने चढ़ावा चोरी को सार्वजनिक नहीं किया, जबकि मामला 7 जून को सार्वजनिक रूप से ही सामने आया। ऐसे में अब इस्तीफा देने वाले चंपत राय भी सवालों के घेरे में आ गए। इधर चंपत राय का अयोध्या से राम मंदिर ट्रस्ट से हटना तय है। चंपत राय का अगला ठिकाना अब दिल्ली हो सकता है दर्शकों। आपको बताएं, अयोध्या से हटाकर वीएचपी मुख्यालय में उन्हें बैठाया जा सकता है। दूसरी ओर राम मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव को अयोध्या से हटाकर पश्चिम भारत भेजने का भी मन बना लिया गया। वहीं अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से हटाकर साइडलाइन करने की भी तैयारी है। अनिल मिश्रा को किसी भी प्रमुख पद की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। और ऐसा होता है दर्शकों
तो साधु संत काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। उनका कहना है जिन्हें जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाए। सुनिए जरा। ये जांच का विषय है और संघ विचार परिवार में मुझको लगता है कि और भी शीर्ष बड़े अधिकारी हैं। राजू दास ही क्यों ना हो, जो भी गुनाहगार होगा सबके खिलाफ कार्रवाई होगा, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए नहीं बख्शा जाएगा क्योंकि राम मंदिर आस्था का विषय है, राम मंदिर समर्पण का विषय है। राम मंदिर में सदैव सनातनियों ने जो भाव और भावना देखकर राम मंदिर के योगदान में अपना प्राणों की आहुति दिया है वो जाया नहीं जाएगा। वर्तमान में सारे लोगों को पता चल गया राम जन्मभूमि के अंदर चोरी हुआ करके, उसी के लिए हमारा मुख्यमंत्री एसआईटी को जांच को गठित किया। सारी पूरा सीसी कैमरा को इंक्वायरी देख रहे हैं, चोरों को पकड़ रहे हैं, पैसा भी जब्त कर रहे हैं। लोगों को अंदर चोरी के बारे में पता है परंतु बाहर की चोर लोगों के बारे में पता नहीं है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, एक तरफ राम मंदिर ट्रस्ट में पूरी तरह से सफाई की तैयारी हो रही और खबर हमारे पास आ गई है कि अब ट्रस्ट में नई नियुक्ति होगी। दर्शकों ये आप नाम देख रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा, गोविंद देवगिरी जी महाराज और कृष्ण मोहन जी। इनकी एंट्री ट्रस्ट में हो सकती है और इन्हें कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। दर्शकों लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा कि आखिर एकाएक ट्रस्ट पर सवाल उठे तो बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन क्या बदलाव जरूरी है और बदलाव में किसको जिम्मेदारी मिल सकती है? आइए मैं आपको बताता हूं। चढ़ावा चोरी के बीच 11 जुलाई को ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक हुई। चंपत राय के बाद ट्रस्ट का नया महासचिव आखिर कौन होगा, इसको लेकर मंदिर ट्रस्ट की बैठक में फैसला लिया जाना है। उसके पहले महासचिव के लिए 3 नामों पर चर्चा हो रही है। दर्शकों सबसे ऊपर है निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का नाम। नृपेंद्र मिश्रा पूर्व IAS अफसर हैं, उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी है और इस आधार पर नृपेंद्र मिश्रा को CEO की भूमिका भी दी जा सकती है। वहीं महासचिव के लिए गोविंद देवगिरी जी महाराज का नाम चल रहा है। वैसे स्वामी गोविंद देव के पास पहले से ही कोषाध्यक्ष का पद है। एक और नाम है ट्रस्टी कृष्ण मोहन का, जिनके नाम की चर्चा चल रही है। साथ ही महासचिव के लिए ईमानदारी के रिकॉर्ड भी खोजे जा रहे हैं, जो साधु संतों के बीच लोकप्रिय और मिलनसार भी हो। वहीं इसी आधार पर अगले महासचिव के नाम पर मोहर लगेगी और इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। इसे लेकर साधु संतों का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। योगी जी पर पूरा भरोसा है, वो जितने चोर हैं जो साबित हो जाएंगे सबके घर बुलडोजर चलेगा और सबकी संपत्ति सीज होगी, चाहे वो पहले से जो कमाए रहे होंगे या जो चोरी करके कमाए होंगे, सब सीज होगी और सब धराशायी होगा। योगी जी पे पूर्ण विश्वास है। SIT गठन के बाद जितने भी नाम सामने आए सबके नाम FIR हुआ और सब लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। कल बिल्कुल आ रही है और कल अहम सुनवाई है हमारे यहाँ और मुझे लगता है अगर दोषी हैं तो बचना नहीं है, उनको ये पक्का है। जो चंदा चोरी हुई है इनको भगवान जो सजा देगी, SIT ये सब देगी। इनको कोड़ पड़ेगा, कोड़, जिसको कोड़ कहते हैं। गुस्सा तो है दर्शकों और गुस्सा जायज भी, क्योंकि आप आस्था और विश्वास को धोखा दे रहे हैं, उससे ताक पर रख रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ूंगा और आपके लिए खबर लेकर आया हूं। दर्शकों आपने देखा है मौसम में भारत में बदलाव हो रहा है। कई जगह पर बारिश नहीं हो रही, गर्मी भयंकर है। लेकिन आपको बताऊं यूरोप में जहां पर आमतौर पर टेम्परेचर ठंडा रहता है, वहां पर अब भयंकर गर्मी है। दिखाइए जरा पहली तस्वीर, इटली की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दर्शकों गर्मी से लोग परेशान हैं। कई जगह पर तस्वीर देखी गई कि गर्मी से लोग इतने परेशान हैं कि बीच में ही पानी से नहा रहे हैं। अलग अलग जगह पर पानी लगाया गया है क्योंकि ये गर्मी अब बेहाल कर रही है। अब दर्शकों एक तस्वीर है, दावा किया जा रहा है कि गर्मी की वजह से वहां लगी स्ट्रीट लाइट पिघल गई है। ये दावा किया जा रहा है, उसकी तस्वीर भी आई है, दिखाइए जरा इसे। इतनी भयानक गर्मी पड़ी कि ये लाइट पिघल गई। अब दर्शकों मैं आपको लेकर चलता हूं जर्मनी में दावा किया जा रहा है 41 डिग्री टेम्परेचर, इतना कभी हुआ नहीं। और देखिए आप, ये बीच में अलग अलग जगह पर लोगों की सहूलियत के लिए ये फुव्वारे लगाए गए हैं और इसलिए लगाए गए हैं ताकि लोग गर्मी में परेशान ना हो। ये आमतौर पर सड़क पर भी हमें दिखाई दे रहा है।
अब दर्शकों मैं आपको लेकर चलता हूं नेदरलैंड की तस्वीर देखिए। वहां पर भी भीषण गर्मी से हाहाकार है और मैं आपको बताऊंगा यहां पर गर्मी कैसे बढ़ रही है और एकाएक इतनी गर्मी यूरोप को क्यों जला रही है। आइए आपको एक और तस्वीर बताते हैं। लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं। यूरोप की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए आप जरा। यहां पर सेवा कर रहे हैं, कहीं गर्मी से लोगों की मौत ना हो जाए, क्योंकि दावा किया गया दर्शकों 1000 लोग, दिखाइए जरा, लोग परेशान है, रो रहे हैं। 1000 लोगों की मौत हो गई गर्मी से। यूरोप में इतनी परेशानी है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हर जगह पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, ये मौसम में परिवर्तन एकाएक क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोप में हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। भारत में बारिश क्यों नहीं हो रही है, इसकी भी आपको जानकारी दूंगा, रिपोर्ट देखिए। Please make it stop. Please. गर्मी से हिंदुस्तान परेशान है। कई इलाकों में बारिश हो रही है तो कई इलाकों में इंद्रदेव का इंतजार है। लेकिन सबसे बुरा हाल यूरोपीय देशों का, जहां गर्मी ने ऐसी तबाही मचाई कि सब त्राहिमाम कर रहे हैं। यूरोपीय देशों में तापमान 42 डिग्री को पार करने लगा है। जर्मनी, इटली, डेनमार्क, फ्रांस, सब जगह हाहाकार है। Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe et qui n'a jamais eu d'équivalent dans notre यूरोपीय देशों में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। हालात यह है कि फ्रांस में एसी की दुकान में भीड़ उमड़ पड़ी। एसी की डिमांड इतनी है कि उसकी मांग पूरी नहीं हो पा रही। पहले आपको लेकर चलता हूं दर्शकों यूरोप। वहां पर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है और ऐसा क्या हो गया कि यूरोप में तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं। ये आप देखिए, यूरोप में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। रविवार को भी वहां जबरदस्त गर्मी पड़ी। यूरोप के कई देशों में तापमान ने नए रिकॉर्ड बनाए। गर्मी से मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। पहले आपको लेकर चलते हैं फ्रांस। ये देख रहे हैं आप एफिल टावर। गर्मी से फ्रांस में सबसे बुरा हाल है। 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। दर्शकों, मरने वालों में 85% लोग 65 साल से ज्यादा की उम्र के रहे। आशंका है कि मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। फ्रांस में दर्शकों तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। फ्रांस में इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी। इसका असर रेल यात्रा पर भी पड़ रहा है। बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। स्कूल भी वहां पर बंद कर दिए गए हैं और लोगों की सहूलियत के लिए यह इंतजाम किया गया। अब आ जाइए जर्मनी। जर्मनी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है दर्शकों। यहां तापमान 41.5 डिग्री चला गया। बेहद ज्यादा गर्मी से राहत के लिए तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। राजधानी बर्लिन में लोगों पर पानी का छिड़काव किया गया। कई जगह पर रेल पटरियों को नुकसान से बचाने के लिए ट्रेनों को भी रोका गया है। इटली में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। गर्मी से इटली में भी त्राहिमाम मचा है। इटली के 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। सोचिए दर्शकों, इतनी गर्मी यूरोप को परेशान कर रही है और फ्रांस में लोगों की मौत पर इमैनुअल मैक्रो क्या कहते हैं, सुनिए सर। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। हम जलवायु परिवर्तन के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं, लेकिन ऐसी भीषण गर्मी के हिसाब से तेजी से ढलना नामुमकिन है, जैसी ना तो यूरोप ने पहले कभी देखी है और ना ही हमारे अपने इतिहास में कभी ऐसी गर्मी पड़ी है। अब सोचिए दर्शकों, यूरोप का यह हाल हो रहा है। इमैनुअल मैक्रो तो कह रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, वहां पर लोग एसी लेने के लिए अब दुकानों में जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, एसी लेने के लिए भीड़ लग गई दुकानों में। वहां पर ज्यादा लोग एसी नहीं लगाते। दिखाइए जरा कितनी ज्यादा मार्केट में भीड़ है। गजब हो गया। एसी पंखा लेने के लिए लोग दौड़ लगा रहे हैं। देखिए आप, दुकान खुली और लोग दौड़ लगाने लगे। दावा किया जा रहा है कि वहां पर एसी की डिमांड बढ़ गई। दर्शकों, ये तस्वीर यूरोप में पहली बार देखने को मिल रही है। वहां पर लोग भी परेशान हैं। उन लोगों का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। It's been really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff. The windows are so small and
I just try to drink as much water as possible, but even now went to the shop, there's like no water in the shops. It's all like really hot. In the hotel because it's good. There's an AC. But the apartment here, I couldn't sleep. There's no AC. सोचिए आप, लोग छुट्टियां मनाने यूरोप जाते हैं लेकिन कह रहे हैं इतनी गर्मी है कि हम तो परेशान हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कि लोगों के लिए इंतजाम क्या किए गए। देखिए आप, पुलिस की वैन पहुंची और यहां पर पानी की बौछार की जा रही है, इससे ताकि लोगों को राहत मिले। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा से। ये आप देखिए, पेरिस में नदी किनारे भीड़ आ गई, इतने ज्यादा सैलानी हो गए कि आप देखिए जरा ऐसे कैसे आप छुट्टियां मनाने जाएंगे। हालांकि दर्शकों, ये भीड़ कई जगह पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसके लिए भी, लेकिन गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। वहां पर रहने वाले भारतीय क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जर्मनी में गर्मी का प्रकोप इस लेवल तक पहुंच गया है कि पूरी ट्रेन रुकवा दी इन्होंने। ये देख लो, ये पटरी है, इनका जो ट्रैक से पूरा मेल्ट हो रहा है। ये देख लो पीछे तक, मतलब यार ट्रैक्स मेल्ट हो रहा है भाई। और मेरा फोन है, ये मेरे को बोला कि पहले ठंडा कर इसको फिर चार्जिंग करूँगा। अब इसको क्या फ्रिज में रखकर चार्जिंग करूँगा। जर्मनी में सब लोग बोल रहे हैं बहुत गर्मी हो गई, बहुत गर्मी हो गई है। और गर्मी सच में हो गई है। मैं एक पैकेट लेने आया था 10 मिनट की दूरी पे, उसी में पसीना पसीना हो गया। अपने जो इंडिया की गर्मी है ना, वो और ये सेम ही है फिलहाल। और अभी जर्मनी में टेम्परेचर है 33 डिग्रीज और मैं रह चुकी हूँ यूपी में, इंडिया के, जहाँ पे टेम्परेचर 45 to 50 डिग्रीज रहता है। बहुत गर्मी होती है तो, पर मुझसे जर्मनी का ये गर्मी झेली नहीं जा रही है भाई। इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। इमेजिन की 33 डिग्रीज में हीट वार्निंग आ रही है और भाई लोग निकल ही नहीं रहे। पूरा जिम खाली था आज, बहुत ही कम लोग आए थे, बहुत ही कम लोग। जर्मनी में टेम्परेचर पहुंच गया 40 डिग्री तक अभी। माँ कसम, मेरे को तो गर्मी झेली नहीं जा रही है, इतनी गर्मी है। एंड इट्स बीन 3 to 4 days राइट नाउ। मैं कम से कम 15 से 20 स्टोर घूम चुका हूँ। बर्लिन इज कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। मैं जर्मनी के 15 से 20 स्टोर तक घूम चुका हूँ। एक फैन नहीं मिल रहा है भाई। टेबल फैन, नॉर्मल वाला टेबल फैन रहता है ना, वो नहीं मिल रहा है। कहाँ पे भी जाओ आउट ऑफ स्टॉक बोल रहा है। माँ कसम, अगर अपने देश में ऐसे कुछ क्राइसिस आ जाता था ना, रास्ते पे ट्रक में फैन लगा के बेचते थे लोग। आई रियली लव माय कंट्री। सोचिए आप, जो कभी नहीं हुआ वो होने लगा है दर्शकों। लेकिन मैं आपको देखा आता हूं अब भारत में क्या हो रहा है, आपके शहरों में क्या हो रहा है दिखाता हूं मैं आपको। ये आप देखिए, केरल में तो जबरदस्त मानसून आ गया है। लोग एंजॉय कर रहे हैं बारिश में, उत्साह उमंग है और इस मौसम में मजे से आराम से छुट्टियां मनाई जा रही हैं। अब आ जाइए उत्तर भारत। दक्षिण भारत में तो मानसून आ गया, लेकिन उत्तर भारत में अभी भी गर्मी है। लोग दर्शकों नैनीताल जा रहे हैं। विशेष तौर पर जो मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, वो लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों पर जा रहे हैं। दिखाइए जरा। कश्मीर में भी दर्शकों सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। डल झील में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं क्योंकि वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक ठाक है। लेकिन आप सोचिए, एक एक करके दावा किया जा रहा है कि अभी इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो काफी ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकते हैं। विशेष तौर पर दर्शकों उत्तर भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में तो मानसून आ गया, लेकिन उत्तर भारत में अभी इंतजार किया जा रहा है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए जरा, इसको जूम इन करिए। देश में मानसून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दक्षिण भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के बावजूद वर्षा काफी कम हो रही है दर्शकों। अनुमान के मुताबिक 40% बारिश कम हुई है। अंदाजा है कि मध्य भारत में 60% वर्षा अब तक कम हुई है। मानसून दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर काफी धीरे बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर जैसे कई राज्य हैं जहां पर अब तक बारिश नहीं हुई है। लोग महरूम हैं। दिल्ली में मानसून को लेकर नया अपडेट भी सामने आ गया है। फिलहाल लोगों को मानसून का और इंतजार करना होगा, यानी गर्मी बढ़ेगी। खबर है कि 29 जून को हल्की बारिश हो सकती है। अभी सिर्फ मौसम बनेगा, लेकिन अनुमान है कि प्रॉपर मानसून जुलाई में ही आएगा। 4 साल बाद ऐसा होगा जब मानसून जून में दस्तक ही नहीं देगा। अनुमान तो यह भी है दर्शकों कि 4 जुलाई से पहले राजधानी दिल्ली में मानसून नहीं आएगा, जबकि सामान्य तौर पर आपको बताएं जून में 27 जून के आसपास मानसून आ जाता है और इस बार दिल्ली वालों को और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसे लेकर मौसम विभाग क्या कह रहा है, सुनवाते हैं आपको।
देखिए अभी दिल्ली में भी 41 डिग्री यानी 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो अधिकतम तापमान थे कल रिकॉर्ड किए गए। हमारा अनुमान यही है कि आज भी तापमान जो है अधिकतम तापमान जो है वो इसी रेंज में रह सकते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच सकते हैं। हीट वेव कंडीशंस भी कुछ एक स्थानों पर दिल्ली में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, उसका जो एडजॉइनिंग एरिया बिहार का, नॉर्थ ईस्ट एमपी का है, उसमें भी अगले 1 से 2 दिनों के दौरान जो है हीट वेव कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। हालांकि उसके बाद से इसमें टेम्परेचर्स में गिरावट देखने को मिलेगी और हीट वेव कंडीशन से जो है राहत मिलेगी। अब दर्शकों, अगर आपके शहर में भी गर्मी पड़ रही है तो आपको सावधान करने वाली खबर बता रहा हूं। आप कहेंगे ऐसा क्या होगा? आइए जरा दिखाता हूं आपको। ये देखिए, गर्मी में मस्ती करने के लिए स्विमिंग पूल में पार्टी। ये शख्स कूदा दर्शकों यहां पर, और स्विमिंग पूल की गहराई काफी कम थी। ये गिरता है और उसके बाद इसकी मौत हो जाती है। देखिए जरा, दिखाइए इस तस्वीर को। आइए जरा आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकियों से अब बच नहीं पा रहा है। जो आतंकियों को पालता था वो आतंकी अब पाकिस्तान में धमाका कर रहे हैं। दर्शकों दिखाइए जरा पहली तस्वीर। कराची में खबर है दर्शकों, कराची में पाकिस्तान में जोरदार धमाका हुआ है। दिखाइए जरा इस तस्वीर को, फुल फ्रेम दिखाइए। रेंजर्स हेडक्वार्टर पर एकाएक धमाके के बाद तड़ातड़ क्या माहौल रहा, दिखाइए जरा। दर्शकों, इस हमले के बाद दहशत का माहौल है। हैंड ग्रेनेड फेंके गए हैं, यहां पर गोलियां बरसाई गई हैं, धमाका किया जा रहा है और पूरा पाकिस्तान दहल गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये आप देखिए वहां पर चश्मदीद वो क्या कह रहे हैं, सुनवाइए जरा इन्हें। अभी दोबारा फायरिंग, ये मौसमियात का टावर है सामने, और ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सुन रहे हैं कि आवाज़ आई है। अभी दोबारा फायरिंग की आवाज़ शुरू हो गई है और शदीद एम्बुलेंसेस की आवाज़ें भी आ रही हैं साथ। और ये वो जगह है ब्लॉक 6 जहाँ पे ये रेंजर्स का ऑफिस मौजूद है, और इस जगह से जो है वो शदीद फायरिंग की अभी आवाज़ें आई हैं। वक्फे से धमाके हुए, पहले सबसे पहले जो एक शदीद नौयत का एक धमाका हुआ और उसके बाद फायरिंग होती रही, और ये 10-15 मिनट से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। अब भी ये मौसमियात का टावर है सामने, और ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सुन रहे हैं कि आवाज़। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कैसे पाकिस्तान में हमला किया है, और इन्हीं आतंकियों को लेकर अब दावा किया गया है कि ये आतंकी पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए। दूसरों के घरों में आग लगाने वाला पाकिस्तान अब खुद जल रहा है। दरअसल पाकिस्तान के कराची शहर में एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। दर्शकों, वीकेंड की चहल पहल के बीच कराची में एक बड़े धमाके की धमक सुनाई दी। देख रहे हैं आप, आत्मघाती हमले के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल है, क्योंकि ये धमाका ऐसी जगह हुआ जो शहर के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक है। विस्फोटक से लदी गाड़ी कराची रेंजर्स के हेडक्वार्टर का गेट तोड़ते हुए अंदर घुसी, और खबर है कि पहले आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की, और देखते ही देखते पल भर में आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिसके बाद टक्कर से जोरदार विस्फोट हुआ जो आप यहां देख रहे हैं। अफरा तफरी फैल गई, और सिर्फ एक नहीं बल्कि इसके भी बाद कई धमाके लगातार होते रहे। विस्फोट के बाद फौरन पूरे इलाके में फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई। खबर है करीब 1.5 से 2 घंटे तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी रही। दोनों इलाके में जहां फायरिंग हो रही थी वहां लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। कई इलाकों की बिजली भी बंद कर दी गई। शुरुआत में पाक रेंजर्स ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया, लेकिन जल्दी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज ने मोर्चा संभाला, और इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकवादियों को मारने का दावा किया है। लेकिन इसे लेकर चश्मदीद क्या कह रहे हैं, अब वो मैं आपको सुनवाता हूँ। हम बैठे हुए थे घर पे, तो चाय वगैरह पी रहे थे, तो जोरदार धमाके की आवाज आई है ना, मतलब बिल्कुल हमारे लकड़ी की सीढ़ी है वो भी तकरीबन अपनी जगह से हिल गई है।
तो मैं बेटे को देखने आ गया, अमूमन बच्चे खेल रहे होते हैं, तो देखा तो भाई गेट पर ना तो ज्यादा ही हालात खराब थे एक रंजिश बॉर्डर के। तो इतनी शदीद किस्म की फायरिंग स्टार्ट हुई थी, इतनी शदीद किस्म की फायरिंग स्टार्ट हुई थी कि मैं खुद भी डर गया था। फिर बच्चा मिला, बच्चे को घर लेकर गया, फिर वाकई में यहाँ पर चुप चुप के देख रहे थे, तो तकरीबन 2-3 धमाके अंदर और हुए। अब दर्शकों सोचिए जरा, पाकिस्तान खुद आतंकियों को पालता है, वही आतंकी पाकिस्तान में हमला करते हैं। और देखिए जरा, कराची के गुलिस्तान जौहर इलाका है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ 3 पैरामिलिट्री जवान और 3 आतंकवादियों की मौत हुई है, ये आप देखिए जरा। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान कहता है ये हमला भारत ने करा दिया। भारत ने करारा जवाब दिया और कहा कि जो आतंक परस्त पाकिस्तान है वो अपने गिरेबान में झांके। भारत ना आतंकवादियों को पालता है और ना इस तरह की कोई हरकत करता है, ये पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। भारत ने करारा जवाब दिया दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, आपने कहावत सुनी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वही है। ये पाकिस्तान चोर नहीं, आतंकवादी है। और यही आतंकवादी पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए दर्शकों। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। आज भारत ने इस पर जवाब दिया है। पाकिस्तान के कराची में हुए आतंकवादी हमले पर फिर वही हरकत पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने आतंकी हमले के लिए भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिसे भारत ने रविवार को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बताऊं, भारत ने आरोपों को निराधार करार देते हुए इस्लामाबाद से कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अपने गिरेबान में, अपने अंदर झांकना चाहिए। अपनी जमीन पर मौजूद आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। आतंकवाद को राज्य की नीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी प्रवृत्ति को पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है दर्शकों। वहीं पाकिस्तान पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ने ले ली है। ये जो मुनीर के बगल में खड़े हुए हैं, ये वही आतंकी। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठन जमात उल अहरार ने जिम्मेदारी ली कि हमला खुलाफाए रशीदीन इस्तिशहादी ब्रिगेड के नाम के दस्ते ने किया है। ये आतंकी संगठन खैबर पख्तूनख्वा में काफी ज्यादा एक्टिव है दर्शकों, और पहले भी हमले कर चुका है। बताया जा रहा है कि ये संगठन टीटीपी से जुड़ा है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। ये संगठन मूल रूप से टीटीपी से अलग हुए कमांडर्स के लिए बनाया गया था। इसका चीफ उमर खालिद खुरसानी है। इसने पहले भी पाकिस्तान में कई हमले किए। 2016 में लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में विस्फोट इसी ने कराया था। यानी बात सिर्फ इतनी है कि अपने घर में अगर सांप पालोगे तो एक दिन जरूर वो तुम्हें डसेगा और जहर फैलाएगा। इस हमले के बाद पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल सटीक बैठता है। इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं दर्शकों, सुनिए जरा। भारत का कराची धमाकों से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी पाकिस्तान की गलत नीयत और नीतियां हैं कि आज पाकिस्तान के 4 में से 3 सूबों में आतंकवादियों का कहर है और आए गए दिन पाकिस्तानी नागरिक मारे जा रहे हैं। इसका पूरा दोष सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना का है, जिन्होंने अपनी गलत नीयत और नीतियों की वजह से अपने देश को इस बुरे हाल में डाल दिया है। आइए दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको फिर से लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दर्शकों मुहर्रम मनाया गया, लेकिन मुहर्रम पर जहां जहां हंगामा हुआ और कई जगह पर अवैध निर्माण हुआ है, वहां पर एक्शन लिया गया। आइए आपको दिखाते हैं पहली तस्वीर। गाजियाबाद में देखिए आप, बुलडोजर से अवैध मजार को ध्वस्त किया गया है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को जरा। ये अवैध मजार गिराई गई है, इसे ध्वस्त किया गया है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शक। कोरोना काल में रातों रात एक और जगह जो सरकारी जमीन है वहां पर निर्माण कर दिया गया, ऐसे मस्जिद मदरसे, वहां पर भी आज एक्शन हुआ है। दिखाइए जरा, ये ट्रॉनिका सिटी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। मजार यूपी सीडा की जमीन पर बनाया गया है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर ये अवैध तरीके से मजार बनाया गया है। बताया ये जा रहा है कि इस मजार पर पहले चबूतरे बनाए गए और चबूतरे बनाने के बाद जो है यहाँ पर 2021 में जब कोरोना काल आया, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और
यहाँ पर ज़्यादा किसी की आवाजाही नहीं है और जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे तरीके से सन्नाटा रहता है। अब ऐसे में 2021 में जो कोरोना काल था तो लोगों को लगा यहाँ पर ये जो अवैध मजार बना रहे थे उन लोगों को लगा कि यहाँ पर अब कोई आएगा नहीं, और जिसके बाद से अब आप देखेंगी तो ये इतना बड़ा जो मजार है वो बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उसके बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम अधिकारियों की इस पर जो है वो नजर पड़ी तो पता ये लगाया गया कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मजार को जो है वो बनाया गया है, और आज यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। अब दर्शकों इधर बिजनौर में देखिए देर रात में भी बुलडोजर चल रहा है। दावा किया गया ये नाइट शिफ्ट इसलिए लगाई है क्योंकि अवैध निर्माण को ध्वस्त करना जरूरी था, कई दिनों से कार्रवाई की जा रही थी। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, संभल में भी रात में भी बुलडोजर काम कर रहा है, देख रहे हैं आप। यानी सुबह अवैध निर्माण होता है, रात में कार्रवाई और अगली सुबह वो गायब। लेकिन कैसे यूपी में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जगह जगह दर्शकों सरकारी जमीन पर इतनी इमारतें आखिर कैसे बन गई, ये भी गंभीर सवाल है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में अवैध इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अवैध मस्जिद, मदरसों और मजारों पर एक्शन हो रहा है। रविवार को बुलडोजर गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी पहुंचा। वहां 3 मंजिला मजार पर बुलडोजर चलाया गया। यह दर्शकों, हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई अचानक नहीं हुई है। आपको बताऊं, मजार यूपी सीडा और ग्रीन बेल्ट एरिया की जमीन पर बनाई गई। कई नोटिस देने के बावजूद अवैध मजार को हटाया ही नहीं गया। उसके बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्रशासन के मुताबिक इस निर्माण की शुरुआत 2001 में की गई थी। समय के साथ आसपास की जमीन पर भी कब्जा बढ़ता गया। कार्रवाई के वक्त भारी विरोध ना हो इसके लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। देख रहे हैं आप पुलिस की टीम। गाजियाबाद के अलावा बिजनौर और संभल में भी एक्शन हो रहा है। बिजनौर में बिना अनुमति के बन रही मस्जिद को गिराया गया। यह मस्जिद बिना किसी परमिशन के बनाई जा रही थी, अवैध थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। आपको बताऊं, शिकायत के बाद इस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। वहीं संभल के कसेरुआ गांव में भी अवैध मस्जिद को गिराया गया। रात करीब 9 बजे के बाद पुलिस प्रशासन गांव पहुंचा और कार्रवाई को अंजाम दिया। मस्जिद का निर्माण कब्रिस्तान के नाम दर्ज जमीन पर किया गया था और यही एक्शन लगातार चल रहा है। पुलिस प्रशासन क्या कहता है, सुनिए जरा। देखिए, ऐसा है कि इसमें यूपी सीडा द्वारा जांच की गई थी, पाया गया था कि यहाँ पर अवैध मजार बनाई गई है। उसी क्रम में आज इनके द्वारा इसको गिराए जाने का निर्णय लिया गया था और उसमें इनके द्वारा अनुरोध पर यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया। यहाँ लगभग हम लोगों ने 1000 के आसपास पुलिस बल लगाया हुआ है, जिसमें 3 एसीपी हैं और 7 थाना प्रभारी हैं और 2 कंपनी पीएसी और करीब 700 और हमारी सिविल पुलिस के आदमी हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, मुहर्रम का त्योहार चल रहा है और मुहर्रम पर कई जगह पर तनावपूर्ण माहौल की आशंका थी, लेकिन पुलिस ने उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाई। आज योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे मुहर्रम पर हर तरह से पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सुनिए जरा। हमले कर दिए जाते। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर रात चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ताजिया के नाम पर किसी गरीब की झोपड़ी हटा दी जाती थी, किसी का छज्जा तोड़ दिया जाता था। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर रात चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ये देख रहे हैं आप, कई जगह पर ताजिए निकाले गए, लेकिन उसकी लंबाई को भी मापा गया दर्शकों, ताकि कोई हादसा ना हो। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। इधर दर्शकों अपराधियों पर भी एक्शन हो रहा है और मासूम के साथ रेप किया गया। उसके बाद पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया है, यानी पुलिस ने कह दिया है कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों बड़ी बात कही और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनावों से पहले बहुत बातें की जा रही हैं कि राज्य में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन इस समय राज्य भर में हाई अलर्ट जारी किया गया था। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दर्शकों मुहर्रम पर पीएससी आरएफ की तैनाती की गई थी। अलग अलग जगह पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। नए जुलूस रूट्स, नई परंपराओं की अनुमति नहीं थी। ताजिए की ऊंचाई सिर्फ 10 से 12 फीट कर दी गई थी, उसकी परमिशन थी। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी गई। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की गई और ऐसे अकाउंट्स पर नजर रखी गई जो माहौल खराब कर सकते हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की। इस वजह से उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी घटना
हिंसा की नहीं दिखाई दी। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर रात चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ताजिया के नाम पर किसी गरीब की झोपड़ी हटा दी जाती थी, किसी का छज्जा तोड़ दिया जाता था, हाई टेंशन तार को जबरन हटा दिया जाता था। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, नहीं, एक गरीब की झोपड़ी और उसका मकान महत्वपूर्ण है। आप ताजिया की साइज को छोटा कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि किसी गरीब का मकान हटे। जब मैं उसका रिव्यू कर रहा था, लगभग 12,000 जुलूस उत्तर प्रदेश के अंदर निकले, कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। अब दर्शकों, अगर ऐसी कार्रवाई रहेगी तो प्रदेश में शांति रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है गोस्वामी तुलसीदास जी से। वो कहते हैं, जीवन में खुशी और दुख, सम्मान और अपमान दोनों आते जाते रहते हैं। ये बादलों की छाया की तरह होता है, कभी छाया रहती है तो कभी हट जाती है। इसलिए ना तो ज्यादा हर्ष करना चाहिए और ना ही शोक में डूबना चाहिए। वर्तमान में रहिए और खुश रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया दर्शकों, नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।